द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा जितना पुराना है उतना ज़्यादा मिस्टीरियस भी। लेकिन इजिप्टोलॉजिस्ट को जब गीजा पिरामिड से 120 मील दूर रेड सी के किनारे, जिसे वादी अलजाब भी कहा जाता है, वहाँ की 4500 साल पुरानी गुफा से पिरामिड के लेबर की डायरी मिली तो पूरी दुनिया हैरान रह गई, क्योंकि इस डायरी के अंदर पिरामिड के कई बड़े मिस्ट्री के राज छुपे हुए थे। पर इजिप्टोलॉजिस्ट यहाँ तक कैसे पहुंचे, आखिर क्या था इस डायरी में, जानेंगे आज की इस वीडियो में। दुनिया के 7 अजूबों में से सबसे पुराना अजूबा द ग्रेट पिरामिड ऑफ द गीजा है, जो कि इजिप्ट के कैरो शहर में स्थित है। और इस अजूबे की अजूबा बनने की मिस्ट्री भी यहाँ के रेतों में दबी हुई है। वैसे इजिप्ट में आज तक 118 पिरामिड खोजे गए हैं, लेकिन द ग्रेट पिरामिड ऑफ द गीजा अब तक का खोजा गया दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड है। इस पिरामिड को कुफुस पिरामिड भी कहा जाता है, क्योंकि इसे किंग कुफू ने अपने शासन काल में बनवाया था। इस पिरामिड की ऊंचाई 481 फीट है और कुफुस पिरामिड के ठीक बगल में कुफू के बेटे किंग खापरे का पिरामिड भी है, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पिरामिड है। इसकी ऊंचाई लगभग 448 फीट है। इन पिरामिड को बनाने में लगभग 25 लाख पत्थरों का इस्तेमाल हुआ था, जिसमें एक पत्थर का वजन 25 से 50 टन का है। आजकल के आधुनिक बुलडोजर ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 टन का वजन ही उठा सकते हैं। तो आज से 4500 साल पहले इन भारी भरकम पत्थरों को खदानों से लेकर 481 फीट की ऊंचाई तक कैसे लाया गया? इन सारे सवालों का जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेगा, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। यह सारे पिरामिड गीजा के विशाल पठार पर बनाए गए हैं, जो जगह 4500 साल पहले विशाल कब्रिस्तान हुआ करती थी, क्योंकि पिरामिड को राजा के कब्र के लिए ही बनाया जाता था। लेकिन धीरे धीरे लोग इसे भूलते रहे, क्योंकि यह जगह सदियों तक रेत में दबी रही। 18वीं शताब्दी के अंत में जब नेपोलियन और उसकी सेना इजिप्ट पर कब्जा करने आई, तब पिरामिड रेत में दबे होने के कारण दिखाई नहीं देते थे, जिसके बाद 150 सालों तक यहाँ से रेत हटाने का काम चलता रहा और 1980 में इस जगह को रेत से छुड़ा लिया गया। तब इजिप्टोलॉजिस्ट ने यहाँ बहुत बड़ी डिस्कवरी की। किंग कापरे के पिरामिड से थोड़ी दूरी पर इजिप्टोलॉजिस्ट को उन वर्करों का गांव और कब्रिस्तान मिला जिन्होंने इस पिरामिड को बनाया था। और उन कब्र में मिले कंकालों की रिसर्च से पता चला कि वो वर्कर गुलाम नहीं थे, बल्कि वो एक प्रोफेशनल वर्कर थे, जिनको अच्छा खाना खिलाया जाता था और उनको मेडिकल ट्रीटमेंट भी दिया जाता था। इस खोज के बाद अगले 30 सालों तक पिरामिड के आसपास सर्च अभियान चलता रहा, लेकिन उनको वहाँ कुछ सबूत नहीं मिला कि आखिर इस पिरामिड को बनाया कैसे गया, क्योंकि यह जगह सालों तक लुटेरों का अड्डा बनी रही और यहाँ की सारी चीजें लुटेरे द्वारा लूट ली गई और जो कुछ बच गया उसे वक्त की तबाही ने खत्म कर दिया। बस वहाँ से एक छोटी सी मूर्ति मिली जो कि किंग कुफू की थी, जिसे कैरो के म्यूजियम में रखा गया है। और कुछ सबूत न मिलने के कारण इजिप्टोलॉजिस्ट ने पिरामिड के आसपास की जगह को छोड़कर पिरामिड से 120 मील दूर वादी अलजाब में सर्च अभियान शुरू करने का फैसला किया। और इजिप्टोलॉजिस्ट की टीम ने वादी अलजाब में अपना कैंप लगाया और कैंप के थोड़ी दूर पर 4500 साल पुरानी बहुत सारी गैलरियां थी और वहीं से उन्होंने अपना सर्च अभियान शुरू किया। शुरू में उन इजिप्टोलॉजिस्ट को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर 4500 साल पहले इतनी सारी गैलरीज को यहाँ पर क्यों बनाया गया और इन गैलरीज को किसने बनाया। लेकिन गैलरीज को अच्छे से सर्च करने के बाद इनको पता चला कि इन सारी गैलरीज का इस्तेमाल नाव रखने के लिए किया जाता था। इन गैलरीज में कई जगह किंग कुफू का नाम भी लिखा हुआ मिला, जिससे यह पता चलता है कि इन गैलरीज को किंग कुफू के शासनकाल में बनाया गया था। खोजकर्ता को यहाँ सिर्फ छोटे छोटे नाव के टुकड़े मिले, पर कोई नाव नहीं मिली। पर उन खोजकर्ताओं को वहाँ कुछ ऐसी चीज मिली जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी, जो 21वीं सदी की सबसे बड़ी खोज साबित हुई। खोजकर्ता की टीम को वहाँ एक पत्थरों के बीच हजारों टुकड़ों में पपायस मिली। पपायस एक कागज के समान ही होता है, लेकिन उसे पपायस के पौधों के तने से बनाया जाता है। एशियन इजिप्शियन लिखने के लिए इसी पपायस का इस्तेमाल करते थे। खोजकर्ता को मिली पपायस इजिप्ट की सबसे पुरानी पपायस साबित हुई। इस पपायस में क्या लिखा था, इससे जानने के लिए सबसे पहले जरूरी था कि इन सारे टुकड़ों को आपस में जोड़कर इसे डिकोड किया जाए। और इस पपायस को पूरी तरह डिकोड करने में पूरे 6 साल लग गए। और जब ये डिकोड हुआ तो कई सारे पिरामिड के राजों से पर्दा उठ गया। चलिए जानते हैं कि आखिर क्या लिखा था इस पपायस में। यह पपायस एक मेरर नाम के सुपरवाइजर का था, जिसके अंडर में 40 नाविकों की टीम काम करती थी और ये सभी किंग कुफू के लिए काम करते थे। मेरर इस पपायस में अपने सारे कामकाज का लेखा जोखा लिखता था कि उसने आज क्या क्या काम किया
और मेरर की इस डायरी से यह पता चला कि मेरर और उसकी 40 नाविकों की टीम तूरा, जो कि प्राचीन समय के लाइमस्टोन की बहुत बड़ी खदान थी, वहां से लाइमस्टोन की पत्थरों को निकालकर नाव पर लादकर गिजा पिरामिड तक लेकर जाते थे। इस खोज से यह साबित होता है कि एशियन इजिप्शियन खदानों से काटे गए भारी भरकम पत्थरों को पिरामिड तक ले जाने में कृत्रिम नहर का इस्तेमाल करते थे, जिसे नील नदी में आए बाढ़ के पानी से मोड़कर बनाया गया होगा। मेरर और उसकी 40 नाविकों की टीम तूरा से नाव पर पत्थरों को पिरामिड साइट तक ले जाने का काम करते थे, जिसके बाद रैम के जरिए उन पत्थरों को ऊपर तक पहुंचा दिया जाता होगा। लेकिन 4500 साल पहले 481 फीट की ऊंचाई तक पत्थरों को पहुंचाने के लिए किस तरह के रैंप का इस्तेमाल किया जाता होगा, इस बात को लेकर रिसर्चर्स और इजिप्टोलॉजिस्ट के बीच बहुत सारे मतभेद हैं और इन लोगों ने अपने अलग अलग रैंप मॉडल भी दिए, जिसमें से पहला है सिंगल रैंप और दूसरा है सेवरल रैंप और तीसरा है ऑप अराउंड रैंप और चौथा है इंटरनल रैंप। पर अब तक किसी भी इजिप्टोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स ने यह नहीं प्रूव किया कि कौन सा रैंप मॉडल सही है। तो अब एक ही सवाल बचा था और वो था कि पिरामिड के ऊपर पत्थरों को किस रैंप के द्वारा ले जाया गया होगा। और इस सवाल का जवाब ढूंढने निकली ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट की टीम 100 मेंबरों के साथ गीजा से 120 मील दूर हेटनूम में, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट को यह मालूम था कि 58 फीट फिरौन का स्टैचू बनाने के लिए यहीं के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। वह टीम यह पता लगाने आई थी कि आखिर जमीन के इतने नीचे से खदानों से इन भारी भरकम पत्थरों को बाहर कैसे लाया गया होगा। आर्कियोलॉजिस्ट ने अपना सर्च अभियान शुरू किया और खोजकर्ता को यहाँ पर भी कई जगह किंग खुफू के नाम लिखे हुए मिले, पर यह जगह 2000 सालों से वीरान होने के कारण यहाँ बहुत सारा मलबा और रेत जमा हो गया था, जिसे हटाने में वर्करों को कई महीने लग गए। जब रेत के मलबे को वहां से हटाया गया तो दोनों तरफ सीढ़ियां और बीच में रैंप नजर आने लगा। सीढ़ियों को अच्छे से साफ किया गया तो वहां कई सारे गड्ढे भी नजर आने लगे। आखिर दोनों साइड सीढ़ी और बीच में रैंप, ऐसा स्ट्रक्चर इजिप्शियन ने क्यों बनाया होगा? ऐसा माना जाता है कि यह सारी व्यवस्था खदानों से भारी भरकम पत्थरों को बाहर ले जाने के लिए बनाया गया था। ये सारे सिस्टम को समझे तो पहले खदानों से काटे गए पत्थरों के नीचे चौड़े लकड़े को रखा जाता होगा ताकि पत्थरों को खींचने में आसानी हो। उसके बाद पत्थरों को रस्सी से बांधकर सीढ़ी पर जो गड्ढे मिले थे, खोजकर्ता का मानना है कि उनमें बड़े लकड़ी को फिट किया जाता होगा, जिससे पत्थर में बांधे गए रस्सी को घुमाकर खींचा जा सके और पत्थर के घर्षण को कम करने के लिए रेत का इस्तेमाल किया जाता होगा। इन सारी डिस्कवरी से आर्कियोलॉजिस्ट ये समझ चुके थे कि किस तरह भारी भरकम पत्थरों को इन खदानों से बाहर निकाला गया होगा। और एक्सपर्ट्स का अब यह मानना है कि हेटनूम के खदानों से पत्थरों को निकालने के लिए जिस तरह के रैंप का इस्तेमाल किया जाता था, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि पिरामिड के 481 फीट की ऊंचाई तक पत्थरों को ले जाने में इसी तरह के रैंप का इस्तेमाल किया गया होगा। इन सारी डिस्कवरी से हमें यह पता चलता है कि पिरामिड को किसी एलियंस ने नहीं बनाया, बल्कि मेरर जैसे कई वर्करों की सालों की मेहनत से बना है ये पिरामिड। भले ही आर्कियोलॉजिस्ट पिरामिड की कई मिस्ट्री को सोल्व कर दिए हो, लेकिन पिरामिड में अभी भी कई राज दफन है। पर उम्मीद है कि आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स एक दिन बाकी मिस्ट्री को भी सोल्व कर देंगे। और मुझे भी यह उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।